हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव मस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, आज हम लेके आए जनरल साइंस का बायोलॉजी का थर्ड वीडियो। मैं सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि 10 से 15 वीडियो के बीच में इस पूरे बायोलॉजी को मैं समेट दूंगा और बाकी फिर चलेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ, जो कि आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, उनको न्यूमेरिकल सब कुछ कवर करेंगे। टोटली मेरा मन है कि 30 वीडियो में मैं पूरा साइंस कवर करा दूं, आपको पूरा कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके तो इस भाई के लिए थोड़ा शेयर ज्यादा कर दिया करो। मेरा अपना मनोबल बढ़ता है, क्योंकि एक वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, वो आप मटेरियल देख के समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपका रेस्पॉन्स पसंद वाला तो बहुत अच्छा है, शेयरिंग का थोड़ा कम है, तो शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। केंद्रक, डीएनए, आरएनए एंड सेल डिवीजन। तो दोस्तों, केंद्रक को ही, अगर केंद्रक ही नहीं होता सेल के अंदर, देखिए मैंने सेल के सारे पार्ट पढ़ाए हैं। सेल के जितने भी पार्ट हैं, जो कोशिका अंग बोलते हैं, जिनको कोशिका कहाँ होती है, सब कुछ मैंने सब कुछ समझा है पीछे। उस कोशिका का एक भाग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो केंद्रक भी होता है एक पार्ट, ऐसे ही उनके जैसा ही। ठीक है, तो केंद्रक अगर है तो डीएनए आरएनए का भी अस्तित्व है, और अगर ये केंद्रक ही ना होता तो सेल डिवीजन भी नहीं होता। ठीक है, तो इस केंद्रक ने ही सबको जन्म दिया है, आप ये मान लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप एक एक चीज इनमें से ये क्या होगा, टिप्स पे ना रट जाए तो कह देना वीडियो खत्म होते होते। डीएनए आरएनए आज तक नाम ही सुने ना, आज इसके अंदर को जान जाओगे क्या होता है। ठीक है, केंद्रक का कितना बड़ा रोल होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, सब कुछ तो पढ़ने वाले हैं, कुछ बचेगा ही क्या, आप देखो तो सही। महत्वपूर्ण कोशिका के अंग, वो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं किसका क्या काम है, लेकिन आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनमें से छांट के मैंने यहां लिख दी। ठीक है, तो पहले मैं ये लिखता हूं, महत्वपूर्ण कोशिका अंग जीव द्रव्य। पहले आपको समझा दूं जीव द्रव्य क्या होता है। पिछली बार हम थोड़ा सा शायद गलत बोल गए थे पिछले वीडियो में। जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है कोशिका द्रव्य। तो हर इंसान के, हर जीव के, हर एनिमल के अंदर क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य। कितना इस जीव द्रव्य होता क्या है, जिसमें खून वून सब आपका टोटली सब कुछ आता है। 80% तो जल होता है जीव द्रव्य में, यानी जीने का जो द्रव्य है हमारे जीवन का, यानी हमारी बॉडी में जो भी भरा पड़ा है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इसमें 80% तो जल होता है, और इसमें कार्बनिक और नॉन कार्बनिक पदार्थों का अगर देखें कि भाई किस अनुपात में होते हैं जीव द्रव्य में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 81:19। तो 81 कार्बोनिक का और 19 है नॉन कार्बोनिक का रेशो। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिएगा। जीव द्रव्य खोजकर्ता, जीव द्रव्य के खोजकर्ता रहे हैं पुरकिंजे। तो याद रखिए, जीव द्रव्य क्या होता है, पूरी बॉडी में भरा रहता है, इसलिए जीव द्रव्य की ट्रिक हम बना सकते हैं पूरी बॉडी। तो पुरकिंजे है ना, पूरी बॉडी, पुरकिंजे। उपनाम इसका कुछ है नहीं जीव द्रव्य का। तो हम आगे बात करेंगे राइबोसोम की। तो राइबोसोम रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका का बताया था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। राइबोसोम जंतु कोशिका में भी होते हैं, वो पेलाडे ने बताया था। पादप मतलब प्लांट सेल और जंतु मतलब एनिमल सेल। तो पेलाडे ने बताया था किसमें, जंतु कोशिका के अंदर भी राइबोसोम होते हैं और पादप कोशिका में भी राइबोसोम होते हैं। रॉबिन्सन ब्राउन ने ये बताया और पेलाडे ने ये बताया। तो दोस्तों, अगर हम पेलाडे, क्योंकि हमारे लिए पेलाडे भी इंपॉर्टेंट है, रॉबिन्सन ब्राउन भी इंपॉर्टेंट है, तो राइबोसोम रॉबिन्सन ब्राउन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे याद रखोगे, राइबोसोम पेलाडे, तो ऐसे याद रखिए कि हम अपने यहाँ देसी में बोलते हैं कि रई होती है जहां से घी निकाला जाता है ना दूध से, तो वो रई से किसी को, अगर कोई मान लो किसी को पीटना हो, पेलना हो, तो रई से ही पेल देते हैं। तो ऐसे राइबोसोम पेलना है ना, पेलाडे याद रख लेना। और राइबोसोम से आप याद रखोगे, क्योंकि ये रई याद किया है, तो रई मतलब प्रोटीन बहुत होता है घी में। रई कहाँ चलती है, छाछ, दही, घी, उनमें, तो वो तो प्रोटीन की फैक्ट्री वैसे ही होता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। मैं पीछे भी याद करवा चुका हूं, लेकिन अब थोड़ी सी ट्रिक है कि भाई आपको कुछ और अच्छे से याद हो जाए। लाइसोसोम डी डूबे, तो बिल्कुल हमने याद रखा था इसको भी, और आत्महत्या की थैली। तो ऐसे याद रखिए, लाइसोसोम क्या है कि अगर
अंदर कोई आदमी कुछ भी है, लाइसोसोम एक थैली होती है अंदर, जो कोई भी चीज आएगी सबसे पहले यही भक्षण करता है बॉडी के अंदर, लाइसोसोम में पक्के लपकता है एकदम। तो हम भी जैसे कोई चीज है, किसी चीज का भी भक्षण करेंगे, लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ, तो ये भक्षण करेगा। तो आत्महत्या की थैली, किसी भी चीज को मान लो किसी ने जहर खा लिया तो सीधा उसका भी भक्षण करेगा। तो इस तरीके से एक आत्महत्या की थैली आप ऐसे बोल सकते हो। और डी डूबे, अब भाई किसी ना किसी दिन तो जब भक्षण कर रहा है हर चीज का, तो कभी ना कभी तो डूब के मरना ही है। तो आप देखो, जब कोई ये बोलता है कि लाए जाओ, तो डूब तो मरेगा ही एक ना एक दिन, सब चीजें ही खाए हुए तो है ना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन याद रख सकते हो। देखियो इसको याद कैसे रखोगे, मैं तो कांड कराया है ना, कांड करिया, कोई आज बड़ाई कांड करिया। अब कोई कौन करेगा कांड, कौन करते, कांड कहते हैं हमारे यहाँ नेगेटिव सेंस में, कोई अपराध कर आया है ना, तो कांड करके आया है, तो इसका मतलब बड़ा उल्टा आदमी है यार तू तो। अल्टमैन, मैन माने आदमी, उल्टा आदमी है, बड़ा उल्टा आदमी यार, ऐसा कांड क्यों किया उन्होंने। ठीक है, तो फिर क्या है, जो कांड करते हैं कोई दुबला पतला पुरुष तो करेगा नहीं, बहुत शक्तिशाली है, झेल लेंगे सब है ना। तो वो वाली बात है। तो शक्ति केंद्र, शक्ति होएगी अपने दम पे करके आया होगा, अपने दम पे करके आया हूं, अपनी शक्ति पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे याद रख सकते हो, कांड करा तो भाई कुछ शक्ति भी ले रहा होगा, तभी कांड होते हैं, ऐसे नहीं कोई बुजदिली आदमी करिए आएगा। आगे गोल्जी कॉय, तो गोल्जी कॉय को कैमिलो गोल्जी ने किया था, बड़ा आसानी से नाम याद हो जाएगा वैसे, कैमिलो गोल्जी। तो गाल पे दिया जी है ना, गालजी ऐसे समझ लो, गालजी गाल पे जड़ दिया जी। अरे कैसे जड़ दिया, कहाँ मिला वो तेरे को, कैमिलो कहाँ मिला है। तो इस तरीके से याद रख लो, कहाँ मिलेगा, जो गाल पे जड़ दिया। कौन, यातायात प्रबंधक, पुलिस वाले जड़ देते हैं ना, कई बार आप रॉन्ग साइड आ जाते हो, गाल पे जड़ दिया किसने, यातायात प्रबंधक ने। क्या, कहाँ मिला, कहाँ खड़ा पुलिस वाला, वो वाली बात है कैमिलो। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तारक काय, सेंट्रोसोम बोबेरी। तो सेंट्रोसोम को बोबेरी से कैसे जोड़ू मैं, ऐसे जोड़ सकते हो, देखिए सेंट्रो, बेबी के लिए सेंट्रो, बोबीरी बेबीरी, सेंट्रो लेके आया तेरे लिए है ना, सेंट्रोसोम याद रखिए। आगे, और केवल जंतु कोशिका में, अरे सेंट्रो को तो कोई भाई बेबी, कोई पेड़ पौधे तो कहेंगे नहीं, जंतु ही कहेंगे, जंतु में आते हैं हम लोग है ना। तो इस तरीके से याद रखिए, ये केवल जंतु कोशिका में मिलते हैं, कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है, चलिए याद रहेगा। तारक का हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी को आप जोड़ लीजिएगा। कोशिका द्रव्य, देखिए दोस्तों, एक तो होता है ऊपर मैंने प्रोटोप्लाज्म बताया, जीव द्रव्य, मनुष्य की बॉडी में जो भी लिक्विड भरा पड़ा रहता है उसको जीव द्रव्य। उस जीव द्रव्य के अंदर, ये मान लो पूरी बॉडी है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कोशिका है, बहुत सारी, अरबों खरबों, ठीक है, करोड़ों अरबों खरबों जितनी भी कहो, एक कोशिका बहुत छोटी होती है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तभी देख पाए थे उसको। तो कोशिका द्रव्य कार्टियर डजार्डिन, तो इसको याद रखेंगे, कार्टियर डजार्डिन। तो आप याद रखिए, कोशिका तो तभी निकलेगी बॉडी से, क्योंकि पहले तो घिरी पड़ी है ना सब चीजों से, जब कहीं से काटी मारोगे, कट मारोगे बॉडी में, तो कोशिका द्रव्य कब निकलता है, कार्टियर और डजार्डिन। तो ऐसे कार्टी डजार्डिन याद रख लेंगे। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, तो केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, हर चीज का केंद्र मान लो, केंद्र ऐसे मान सकते हो कि भाई हर चीज को तो वही खोज रहे हैं, कौन, भूरे भूरे लोग, हम लोग कहाँ कर पा रहे हैं किसी भी चीज के, हिंदुस्तानी लोग। तो ऐसा हो गया, भूरे भूरे ब्राउन ब्राउन लोग ही केंद्र होते हैं हर चीज के साइंस में, तो ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो। तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन याद रहेगा ना। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने याद की हैं, सबसे क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त लग रहा होगा, यहाँ तक 8-9 मिनट जरूर बिगाड़ी है, लेकिन बहुत कुछ ले लिया होगा दोस्तों। आगे बताता हूं अब केंद्रक की। केंद्रक के पहले मैं बता दूं, पिछले वीडियो में 2-1 पॉइंट में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ बच्चे जो दिक्कत कर रहे हैं कि सर ऐसा है या ऐसा नहीं है, तो मैं बता दूं, मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बताई थी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी डिटेल में बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैं सॉर्ट करना चाहता हूं। मैंने वहां पे बोल दिया था इसमें केंद्रक नहीं पाया था। दरअसल में दोस्तों, अगर आप केंद्रक की बात करें, केंद्रक पूरी तरह विकसित, क्योंकि आप विकसित तो होती ही नहीं है, तो केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं हो पाती विकसित, तो केंद्रक तो विकसित हो जाता है, ऐसा इनका मानना रहा है। ठीक है, तो कोशिका में केंद्रक तो मिलेगा ही मिलेगा, इनका ऐसा मानना है, झिल्ली नहीं होती। ठीक है, झिल्ली नहीं होती,
केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित पूर्णतः विकसित होती है यूकैरियोटिक, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य मैं समझा चुका हूं, पीछे मैंने उसको जीव द्रव्य बोल दिया था, जबकि वो था जीव द्रव्य पूरी बॉडी का द्रव्य बोला जाता है, कोशिका द्रव्य पूरी बॉडी में यानी जीव द्रव्य के अंदर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य की जो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, वो पीछे बता चुका हूं साइटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है मेन, केंद्रक। तो केंद्रक को मैं इस तरह से आपको क्लियर करने वाला हूं, मतलब मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पर आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक शब्द भी इसमें मैं फालतू का नहीं बोलूंगा। 6 से 7 घंटे मुझे बायोलॉजी पढ़ाने में लग रहे हैं एक वीडियो को। क्यों? मेरा ये मटेरियल कम से कम 4 घंटे में तय होता है दोस्तों, 4 से 5 घंटे लगते हैं। आपको तो लगता है कि वैसे लिखा लिखा है, नोट्स बनाने में जो भी जोर पड़ता है आप लोगों को, बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। पिछले 2 वीडियो का पीडीएफ दे चुका हूं, उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगा, हर चीज का पीडीएफ मिलेगा। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बच्चे लोग ही हेल्प कर रहे हैं मेरी उस पीडीएफ को बनवाने में, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ यहां लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखो मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं बायोलॉजी में। जैसे आपने 10th तक बायोलॉजी जो कंपलसरी है वो पढ़ी है, तब वहां तक ही मैंने पढ़ी है। इवन 11th 12th में भी मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, पर हाँ 10 साल का एक्सपीरियंस बोलता है टीचिंग का। उस वजह से आप मान सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े कंपटीशन लड़े हैं तो भाई उनके लिए पढ़ा था, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाता हूं। पर आपको इतना यकीन दिलाता हूं, चाहे आप इसको पढ़ने के बाद चाहे ल्यूसेंट पढ़ के देख लेना, जिसको आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था उसमें से बायोलॉजी पढ़ने में, या अरिहंत पढ़ लेना, या जो भी बुक आप नाम बोलो उस बुक को पढ़ लेना। एनसीईआरटी से तो बेस है ही ये सब कुछ, तो एनसीईआरटी की 10th की उठा लेना, आप खुद क्लियर कर पाओगे कि जी टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ समझ में आता जा रहा है, और यही सब तो लिख रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो कोशिका का सबसे प्रमुख और बड़ा अंग होता है केंद्रक। तो मैं आपको पहले पढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, ये एक सेल होती है, मैंने बताया सेल क्या, कोशिका द्रव्य के अंदर सेल पाई जाती हैं, और करोड़ों अरबों बॉडी में ही होती हैं इंसान की में। हर जीव जंतु, हर पौधा सेलों से मिलकर बना है, ये बहुत पहले स्लाइडर्स वन कह चुके थे बिल्कुल। तो दोस्तों इस सेल के अंदर एक केंद्रक पाया जाता। बहुत सारी चीज और भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या क्या कहूं अब आपसे। तो मैं बोलता हूं कि केंद्रक के बारे में नहीं बताया था, एक केंद्रक पाया जाता है, वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है ये। ठीक है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, बाकी जो वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो सब बहुत छोटे छोटे होते हैं। सबसे छोटा राइबोसोम कोशिका के अंदर, और सबसे बड़ा ये होता है केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक का ही है मेन रोल, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में सीपीयू है ना, ऐसी सेल में केंद्रक है। तो आप सोचिए केंद्रक भी घिरा हुआ होता है अंतःप्राद्रव्य जाली का, जो आप ईआर बोलते हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल। तो दोस्तों वो सब इससे घिरा हुआ होता है, उस पर भी नहीं जाता मैं, लेकिन मैं आप बात करूंगा कि केंद्रक में भी क्या क्या पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है तो वो मैं आपको दिखा दूं। मनुष्य की बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक ये जो गोल चमक रहा है, और इस गोल के अंदर आपको धागेनुमा पदार्थ दिख रहे होंगे, जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन इनको बोलते हैं, और क्रोमैटिन ही देखिए जो आपको धागेनुमा, ये धागे से चमक रहे हैं, ये ऐसा बड़ा धागा बन रहा है, ये छोटे, इसको यहां समझाएंगे बाद में। तो ये जो क्रोमैटिन है, यही सिकुड़ने के बाद जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये क्रोमैटिन का ही मेन रोल होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान ये थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, जब कोशिका विभाजन होगा तो ये सिकुड़ जाते हैं, और ये सिकुड़कर यही आपको कहलाते हैं क्या, गुणसूत्र। आपने सुना होगा गुणसूत्र क्या होते हैं, जो केंद्रक के अंदर धागेनुमा वो क्रोमैटिन पाए जाते हैं ना, वही गुणसूत्र होते हैं। अब मैं क्रोमैटिन की बात कर लेता हूं, गुणसूत्रों की बात कर लेता हूं। क्रोमोसोम लिखा हुआ है, इसी को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम को ही। ठीक है, तो ये किसकी आकृति है, क्रोमोसोम की। गुणसूत्र की आकृति कैसी होती है, ये रही आपके सामने दिख रही है। तो दोस्तों इसमें ये दो क्या चीज होती है, इस एक को बोलते हैं
क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड कितने होते हैं गुणसूत्र में? दो क्रोमेटिड से मिलकर एक गुणसूत्र बनता है। समझ में आ रही है? गुणसूत्र किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए भरा होता है और प्रोटीन भरा होता है। ये डीएनए प्लस प्रोटीन दो चीज भरी होती हैं किसमें? गुणसूत्रों में। ठीक है दोस्तों, तो अर्ध गुणसूत्र बोल सकता हूं कि एक भाग को अर्ध गुणसूत्र, यहां से यहां तक का। दूसरा भाग भी देखूंगा तो भाई वो ये है। तो एक गुणसूत्र पूरा कब होगा? जब ये दोनों भाग मिलेंगे। जहां पे ये दोनों भाग मिलते हैं, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, सेंट्रोमेयर याद रखना। सेंट्रोमेयर क्या होता है? जहां पे दो क्रोमेटिड मिलते हैं, दो अर्ध गुणसूत्र जहां पे मिलेंगे उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं गुणसूत्रों में। दोस्तों ये आपको दिख रहा है, ये लाइनिंग सी खिंच रही है, ये लाइन सी खिंच रही होती है गुणसूत्रों में। आप सोचो कितना बड़ा होता है क्या गुणसूत्र? अरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जो बिंदी रखी है ना, इससे भी छोटी होती है सेल, मतलब कोशिका। इस कोशिका के अंदर ये जो अंदर दिख रही है ना, ये पॉइंट है, ये कोशिका, ये भी बहुत बड़ा बिंदु बना दिया मैंने, ये भी। और इसके अंदर देखा हमने, सारी चीज तो इसके अंदर ही है। और फिर इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में फिर ये बहुत छोटे छोटे गुणसूत्र बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और ये हर अलग अलग इंसान में अलग अलग इनकी संख्या होती है। अलग अलग इंसान नहीं, मतलब इंसानों में तो एक सही, आदमी में तो एक सही, मतलब बकरे में अलग, आदमी में अलग, तोते में अलग, कबूतर में अलग, सब में अलग अलग। तो कुछ फेमस चीजें हैं जिनके पूछे गए हैं, उनके गुणसूत्र भी आपको बताऊंगा, किसमें कितने होते हैं वो भी रट लेंगे आप। ठीक है, उम्मीद तो यही करता हूं। तो दोस्तों इसमें डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? कोई पूछे आपसे तो केंद्रक में ही पाया जाता है। ठीक है, इन गुणसूत्रों में ही डीएनए मिलता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, इन लाइनों पे छोटे 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 पॉइंट से चिपके होते हैं। अब कितने छोटे बनाऊं जब सारी सेल इतनी बड़ी है। ठीक है, उसमें भी गुणसूत्र तो बहुत छोटे होंगे, बहुत महीन होंगे। तो वो जो छोटे 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 कण होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं जीन। और यही जीन, गुणसूत्रों के यही जीन अगली पीढ़ी के वाहक होते हैं, और अगली पीढ़ी में ये गुण चले जाते हैं, अगली पीढ़ी में, हमारी में। ठीक है, तो जीनों के द्वारा ही, जैसे आपने देखा बाप भी ऐसी नाक खुजा और बेटा भी ऐसे ही, तो गुण चला गया ना कहीं, सिर खुजाने की आदत बाप की भी और बेटा की भी है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने बोली हैं, हो सके मेरे पापा में आदत हो ये हैं करने वाली, इसलिए मैं हैं बोलता हूं हर बात पे। तो एक जीन, इसी को बोलते हैं, जो अपने वंशानुगत आते हैं, वंश के साथ चली आती है, दादा में भी हो सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें, चलिए उम्मीद करता हूं। और ये जीन क्या वर्ड है? जीन, देखिए जीन नापने की इकाई है। गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं, तो जैसे एक इकाई हो गई एक प्रकार से, तो गुणसूत्रों की इकाई कह सकते हो। डीएनए को भी इन जीनों में ही नापा जाता है। ठीक है, तो डीएनए की इकाई भी जीन ही है। तो जीन की खोज किसने की थी? अगर आपको खोज बोलूं तो दोस्तों, हरगोविंद खुराना, आपने नाम सुना है, जिनको नोबेल भी मिला था 1932-33 के आसपास। एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है, पर सुना ही है, 30 से 40 का ही दशक था, तो 32-33 ही आई थिंक। तो उनको इसी में नोबेल मिला था। आज तक नाम सुना होगा, जीन उन्होंने ही बताया था। जीन का नामकरण किसी और ने किया, लेकिन जो खोज करता थे वो हरगोविंद खुराना थे, और नोबेल लेके गए बायोलॉजी में। एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्होंने बायो में नोबेल मिला था। ठीक है, तो हम भी पीछे नहीं है, ऐसे मान लो। तो अब इनको पढ़ के देखो। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता, ये दिख रहा ना, जाल से बन रहे हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन। ये तो गुणसूत्रों में भी है। अरे क्रोमेटिन ही तो गुणसूत्र है। क्रोमेटिन को ही सिकुड़ने के बाद गुणसूत्र कहते हैं। सिकुड़ते कम है जब सेल डिवीजन होता है। ठीक है, गुणसूत्रों में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वंश के गुण है ना, मतलब बाप का बेटे में, बेटे का पोते में, मतलब उस तरह से चलता रहेगा। इसलिए ही गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहते हैं। कहते नहीं है कि ये उसका बेटा, कैसे चेक करें भाई, इनका जो है वो डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए भी तो यही चीज है ना, गुणसूत्र ही चेक होते हैं उसमें। आगे, केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिका,
न्यूक्लियस भी होता है। एक और नया नाम आ गया केंद्रक द्रव्य में, और क्या क्या लोगे भाई आप। ये देखिए सेल होती है, इसके अंदर केंद्रक बड़ा बना दिया मैंने, बहुत बड़ा बना दिया। इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है, जो इसमें भरा पड़ा है ना वो द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य। तो कहीं ना कहीं छोटी सी केंद्रिका भी इसके अंदर होती है। तो केंद्रिका को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम बाहर से आते हैं ना, आपको पता है अंतःप्राद्रव्य जालिका थी ईआर, इसके चारों तरफ राइबोसोम चिपक जाते थे और वो अंदर अंदर भेजती रहती थी अपने हिसाब से, प्रोटीन मिल सके जो केंद्रक को। ठीक है, तभी तो गुणसूत्रों में प्रोटीन पहुंचा, डीएनए प्लस प्रोटीन बताया नहीं अभी। प्रोटीन किसने दिया, राइबोसोम से ही तो प्रोटीन आता है, फैक्ट्री तो यही है प्रोटीन की। तो राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम आए ताकि प्रोटीन बने, तो आरएनए जो है इसका संश्लेषण करता है। तो आरएनए केंद्रिका में पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रिका होती है, तो केंद्रिका में आरएनए पाया जाता है। डीएनए कहा, केंद्रक में। ठीक है, और आरएनए केंद्रिका में है, तो ये भी केंद्रक में ही, हाँ बिल्कुल केंद्रक में ही है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले अब मैं गुणसूत्रों को बता दूं किस में कितने होते हैं दोस्तों, लिख लेना, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और करने ही पड़ेंगे भाई, और क्या करें। मैं अब यूं तो इस मच्छर में से 6 कैसे बनाऊं, दिक्कत यहां है। ठीक है, कुछ तो रट लो यार। मच्छर के 6 होते हैं, घरेलू मक्खी में 12 होते हैं, मटर में 14 होता है। सबसे पहले तो अनुवांशिक का जो प्रयोग ग्रीगर जॉन मेंडल पे आगे बताएंगे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। अनुवांशिकी गुण कैसे चलते हैं, एक पेड़ लगा दिया मटर का, उसने देखा जो मटर में इसमें ये कमी थी, इसकी बेटी में भी वही कमी, मतलब जो उससे उपजे उसमें भी वही कमी, उससे अगले में भी वही कमी, तो वंशानुगत आगे चलती रही वही बीमारी। तो इस तरीके से ये बोला गया था। तो मटर पे ही प्रयोग किया था सबसे पहले, आदमी पे तो बाद में करते हैं, पहले मेंढक वेंढक मार लें एक आधे, तब इंसान पे करते हैं उन चीजों को। देखे झेलेगा या नहीं, उसकी जान की कीमत कम है ना, इंसान की ज्यादा। रिपोर्ट नहीं करते वो पुलिस में। चलो, प्याज के 16, मक्का के 20, टमाटर के 24, मेंढक के 26, तो ये सबके गुणसूत्र हैं। तो दोस्तों ये जोड़, कई बार जोड़े पूछ लेता है, आपको गुणसूत्र याद है, आपको सब सम संख्या में नजर आ रहे होंगे क्योंकि ये जोड़ों में होते हैं। टमाटर में कितने जोड़े गुणसूत्र, आप कहोगे 12 जोड़े, ये तो संख्या गुणसूत्रों की 12 12 24। तो समझ में आई ना, क्योंकि वो ऐसे बनता है ना, अभी आपको ने ऊपर देखा था पिलास की तरह से जो बनना था, कैसे बनना था, अरे ऊपर अभी तो दिखाया, ये जो पिलास ही तो हो गए प्रकार से। तो इसमें एक ये तो जोड़े आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जोड़ा एक जोड़ा कहलाता है। ये इनको अलग अलग मानो तो ये अलग अलग संख्या, तो जोड़े में गिने जाते हैं 12। तो वो पूरा जो है एक गुणसूत्र जो है वो 2 जोड़ों में होता है। चलिए ऐसे आप मान सकते हो। 18 नींबू के, ये तो 18 तो क्या है, जोड़े हैं। 36 गुणसूत्र हैं, 38 बिल्ली क्रम में लिख रहे हैं। चूहा में और बढ़ गए, गेहूं में और बढ़ गए, खरगोश में और बढ़ गए, मनुष्य में और बढ़ गए। ठीक है भाई, मनुष्य में तो बिल्कुल परफेक्ट। कितनी बार पूछा क्वेश्चन, बताओ दिमाग से, अरे कितनी बार, गिनती नहीं होगी। आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48 तो ढेरों में। ठीक है, आगे देखोगे घोड़ा में 64, और ये तो कुछ अलग ही है। कुत्ता में 78, कबूतर में 80। अब आपको सबसे ज्यादा क्या कबूतर में होते हैं? नहीं दोस्तों, ये 1300, 1400, 1500, 1600 जन कितनों में हुए। हम कितने लिखेंगे? अरे बहुत हैं, जिनके आज तक एग्जाम में आए हैं वही बता लिए, बहुत है, नहीं तो ऐसे तो खत्म ही नहीं होंगे, फिर तो वैज्ञानिक बना के ही छोड़ेंगे ये तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए, केंद्रक के बारे में पढ़ा हमने, खूब जबरदस्त पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। केंद्रक में क्या क्या था, केंद्रक ने क्या काम किया, कैसे गुणसूत्र होते हैं, क्या काम होता है गुणसूत्रों का, जीन कहां चिपके होते हैं, क्रोमेटिड किसे बोलते हैं, सब कुछ तो सीख लिया। गुणसूत्रों की आकृति कैसी होती है, सब कुछ यार, और क्या चाहिए, किसमें कितने गुणसूत्र। अब क्या आपको कोई अटका सके भला। डीएनए और आरएनए, अब आप आगे चेक करते हैं। डीएनए और आरएनए ये भी केंद्रक से ही आए हैं दोस्तों। डीएनए और आरएनए, केंद्रक के अंदर ही तो केंद्रिका होती है जिसमें आरएनए मौजूद होता है, और डीएनए तो गुणसूत्रों में ही मैंने दिखाया था आपको। दिखाया क्या? हाँ बिल्कुल है। लेकिन डीएनए आपने देखा होगा, डीएनए टेस्ट करवाया उसका क्या, जब बड़े कोई संगीन अपराधी होता है ना, और मान लो देखिए भगवान ने यूनिक चीजें बनाई हैं कुछ, जैसे फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, इंसान का अलग ही है हर इंसान का, तभी तो आपका अंगूठा लगवाते हैं उससे पहले कि भाई कोई और ना बैठ जाए इसकी जगह एग्जाम में, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो बड़ा महंगा पड़ेगा, नहीं तो डीएनए टेस्ट भी कर ले, नहीं तो पर ये है कि ये इतनी आसानी से थोड़ी हो, अंगुली में तो कोई भी छपवा लो। चलो
आगे डीएनए और आरएनए की बात करता हूं। डीएनए भी यूनिक होता है। ऐसा बताया जाता है कि 90% डीएनए तो सबका सेम ही होता है, 10% से होती है पहचान, ये सबका अलग अलग होता है। चलिए, तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी हटा दो, बस डी हटा दो, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलो, आरएनए हो गया। ये न्यूक्लिक एन का काम कर देता। आर ए कहते अच्छे ना लगते, है ना, आर आई कह देते नहीं। डीएनए आरएनए बस याद हो जाएगा, बस इसमें से ही बना, डीऑक्सी और लग जाता है और बाकी तो वो है ही चीज। ठीक है, आगे बात करता हूं, पहले डीएनए की कर लेते हैं, उसके बाद आरएनए की करूंगा। तो डीएनए सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में ही मौजूद होता है। ऊपर बता चुका हूं मैं, डीएनए सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? केंद्रक में, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों इतनी शक्तिशाली चीज है ये डीएनए, अगर ये जहां पहुंच जाएगा शरीर को ऊर्जा देगा। तो इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें भी तो डीएनए मौजूद होता है। तो ये कहीं ना कहीं पावर देता है बॉडी को। तो याद रखेंगे केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो कुछ कांड करोगे आप, है ना। तो ये कांड तभी होते हैं, बड़े बड़े कांड। अब आगे चलो डीएनए में। अब डीएनए की संरचना आपको मैं दिखाऊं तो कैसी होती है। डीएनए की संरचना आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दूसरी तय आ जाती ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? द्विकुंडलित। दो कुंडल से बन गए ना, ऐसे, बिल्कुल। तो द्विकुंडलित संरचना ये बोली जाती है। इस संरचना की खोज किसने की थी सबसे पहले? वाटसन एवं क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953 में। डीएनए ऐसा होता है, ये किसने बताया? अब बताने को तो कोई बता देता, लेकिन आप सोचो तो सही एक बात। सेल के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो कितने डीएनए, 46 तो मान ही लो, ठीक है, 46 डीएनए। अब वो कितने छोटे होंगे? अब वो सॉरी गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, और उसके अंदर फिर डीएनए, हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और फिर उसकी भी आकृति। अरे भाई कितनी भारी चीज है, इतनी आसान काम नहीं था, इतना आसान काम नहीं था। नहीं तो ऐसे ही वाटसन क्रिक को नोबेल नहीं मिलता इसकी संरचना बताने में, इनको भी मिला नोबेल। ठीक है, नोबेल तुम यूं मत सोचो ऐसे ही बटरा, ऊपर खुराना जी को दे दिया, यहाँ इनको दे दिया। अरे ये सबको नोबेल मिले हैं जितने भी ऊपर आए। मैंने नाम ही तो नहीं लिए, जितने भी नाम आए थे, स्लाइडर स्वान वगैरह सब, अगर उस टाइम नोबेल चलता नहीं था, नहीं तो उनको भी मिलता। चलो अब आपको समझ में आ रही है कुछ? तो ये देखिए, अब हाइड्रोजन बॉन्ड इसने समझाया क्या होता है। मैं आपको बता दूं, डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं जिनको बेस बोलते हैं। आप क्या हो? डीएनए, अरे डीएनए तो एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है? बताओ ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है? एसिड ही है इस ए का मतलब। तो फिर बेस यानी क्षार कहां से आ गए इसके अंदर? तो दोस्तों अगर मैं डीएनए में बात करूं, 98% तो एसिड होता है, बात बिल्कुल सही है, तभी नाम में एसिड आया है। लेकिन 2% में क्षार भी होते हैं। वो क्षार कौन से हैं? क्योंकि ये सबको पता है, यहाँ बच्चे घूम जाते हैं कि क्षार कैसे होंगे जी इसमें, तो इसलिए पूछ लिए हुए क्वेश्चन है। तो डीएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं, निम्न में से कौन सा क्षार डीएनए में नहीं होता? 3 इनमें से लिख देगा, एक कुछ और लिख देगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ लाइट चली जाती है ना, तो ऐसे कंप्यूटर की स्क्रीन कभी कभी बंद हो जाती है, टेंशन मत ले करो। चलो, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, इन सबका एक क्रम में लिखने का मेरा अर्थ है क्या? एडेनिन, अगर आपको अंग्रेजी में नाम पढ़ने, देखो ये लिख रहा, साफ साफ देख लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना अपनी वीडियो की, है ना। तो अगर ना दिख रहा हो तो थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन लिख रहा है बिल्कुल। तो एडेनिन को ए, साइटोसिन को सी, गुआनिन को जी और थाइमिन को टी। तो मैंने ये किस क्रम में लिखा है? ये अल्फाबेटिकल, ए के पहले फिर सी आता, डिक्शनरी क्रम, फिर जी, फिर टी। तो मैंने ऐसे ही लिखा है। तो दोस्तों ये दो आपस में, फर्स्ट और लास्ट, और ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन गुआनिन से। अगर आपको चारों के नाम याद हो गए, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, 4 बार बोलिए इनको, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। याद हो गए? बिल्कुल हो गए होंगे। आप भी बोल लो अपनी अलग करके 4 बार मुझे रोक के। तो आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट
ए और टी, तो इसका मतलब एडिनिन और थाइमिन का एक बॉन्ड बनता है, साइटोसिन का गुआनिन के साथ एक बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन बनता है इन सबसे, तो एडिनिन तो जुड़ जाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। इसने क्रम में नहीं लिखे, हमने लिख लिए क्रम में, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो एडिनिन और थाइमिन, तो देखिए ये हरा वाला एडिनिन है, लाल वाला थाइमिन है, तो हरे लाल जुड़ रहे हैं कि नहीं, और नीला वाला ब्लू वाला साइटोसिन है और येलो वाला गुआनिन है, तो ये जुड़ रहे हैं कि नहीं। हर जगह लाल और हरे का, लाल हरे का कॉम्बिनेशन और पीले नीले का, तो हर जगह ये जुड़ रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बनता है, तो इसको क्या बॉन्ड बोलते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस का, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों का ही है। ए तो जुड़ा किससे, टी से, और दोस्तों सी जुड़ा किससे, साइटोसिन जुड़ा गुआनिन से। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि साइटोसिन और गुआनिन क्षार डीएनए के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो आप कहेंगे 3 से। और एडिनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के हैं। ऐसा यहां पे मैंने बनाया या दर्शाया नहीं है, या इस चित्र ने दर्शाया, ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही गूगल से ही टेप दिया यहाँ पे, ठीक है, पर आपको समझ आ गया है। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या किसी को। अब डीएनए की इकाई ये मैं पहले ही बता चुका हूं, डीएनए को जीन में नापा जाता है। जीन की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी, नाम किसी और ने रखा था, नाम किसने रखा था वो बता देते। एक डब्ल्यू वॉटसन होते थे, उन्होंने जेनेटिक्स शब्द दिया था, जेनेटिक्स से ही जीन आया, ठीक है। तो जेनेटिक्स डब्ल्यू वॉटसन ने दिया, लेकिन जीन किसने दिया दोस्तों, जीन दिया था जॉनसन ने, ठीक है। तो जॉनसन ने जीन शब्द दिया, लेकिन खोज जॉनसन ने नहीं की थी, उन्होंने नाम दिया था। तो जीन को खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। चलिए आगे, डीएनए का कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। पता ही है आपको, गुणसूत्र भी यही काम करते हैं, गुणसूत्री तो होते हैं डीएनए, डीएनए गुणसूत्रों में ही तो भरा रहता है, आपको पता ही है। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करते हैं। जो राइबोसोम ने प्रोटीन दिए हैं ना गुणसूत्रों में, केंद्रक को जो दिए हैं वो गुणसूत्रों में पहुंचे, अब उनको कितनी मात्रा लेनी है, ओवरडोज ना हो जाए, ये सब डीएनए का ही काम होता है। जब ये नियंत्रक हैं तो इसका मतलब आरएनए को भी यही नियंत्रित करते होंगे, आरएनए भी फिर इनसे ही बनता होगा। जब प्रोटीन कितना भेजना है, कैसे भेजना है, सब इनके हाथ में, ये बिल्कुल रोक लगा दे तो आरएनए बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण से ही तो आरएनए की निर्माण हुआ है। देखो ना आप, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए से ही बनता। आ गई ना पहली लाइन, यह डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बना तथा प्रोटीन बनता है, आरएनए तो बनता ही है तथा प्रोटीन भी बनता है। प्रोटीन क्यों बनता है भाई, सब कुछ तो बनता है, जो भी हम चीज खाते हैं हमारे पेट में जाता है वो, फिर लाइट आ गई, फिर देखो, हाँ, तो जो भी प्रोटीन हमने खाया या जो भी हमने रोटी खाई, टुकड़ा खाया, दूध पिया, उसमें ऐसा तो है नहीं प्रोटीन ही खा रहे हो आप, वो क्या है, अमीनो अम्लों के रूप में जाता है बॉडी में, ठीक है। अमीनो अम्लों को चेंज जो करते हैं, जो चेंज करते हैं, अमीनो अम्लों से भी पहले बहुत क्रियाएं होती हैं। पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या होता है पूरी प्रक्रिया। अभी तो इतना समझ लो, अमीनो अम्लों से फिर प्रोटीन में निर्माण होता है। तो अमीनो अम्लों का निर्माण कैसे, कौन लाता है उनको, वो सारी बातें अभी बताता हूं। तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन फॉर्म, डीएनए से आरएनए तथा प्रोटीन, तो डीएनए का पूरी तरह से ट्रांसलेट कर देता है आरएनए और प्रोटीन में। आगे, आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार होते हैं, सब कुछ वही है, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, बस यूरेसिल आ जाता है थाइमिन की जगह, ठीक है। यूरेसिल और होता है एक्स्ट्रा, अरे डीएनए तो है सारी चीज, ये एक्स्ट्रा आ गया, बस डीएनए से तो बना ही है, तो वही चीज तो आएंगी। आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो याद रखिएगा, आरएनए, आरएनए तो राइबोसोम, इस आर का मतलब राइबोसोम से आरएनए जो बनता है। टीआरएनए ट्रांसलेशन से जो बनता है, ट्रांसलेशन अंतिम, अभी बताया ना प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया। और एमआरएनए ये केंद्रक के बाद अमीनो अम्लों से मतलब है, इस एमआरएनए, ठीक है।
देखिए यह राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं। मैंने बताया राइबोसोम, आर फॉर राइबोसोम। तो आरएनए का काम क्या है? राइबोसोम से आरएनए जो आते हैं। आगे टीआरएनए, यह अनेकों अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं। राइबोसोम तक ये लाएंगे, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। तो अमीनो अम्लों को कौन लेके आएगा? टीआरएनए लेके आएगा। तो टीआरएनए यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टीआरएनए, ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण हो सके, राइबोसोम तक लाते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन तो बनाएगा ही। राइबोसोम तो प्रोटीन की फैक्ट्री है। फैक्ट्री तभी तो बोला कि वो बनाता है। आगे एमआरएनए, तो ये दोस्तों ये चूज करता है, ये चुनता है अमीनो अम्लों को किसको अंदर भेजूं ताकि ये राइबोसोम तक जा सके, ताकि ये ले जा सके उसको। तो सबसे पहले यही इसी का काम शुरू है कि किसको अंदर भेजूं, कौन से अमीनो अम्लों को। कभी जहर कोई ना भेज दूं अंदर, लाइसोसोम की तरह सभी खा जाए। तो ये चुनता है कि भाई ये जाओ, ठीक है, ये भेजता है वहां तक, राइबोसोम तक, और ये फिर प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरी आरएनए की प्रक्रिया क्या है, डीएनए क्या है। उम्मीद है चार बार सब कुछ इसके रट डालोगे। बहुत अच्छी ये वीडियो लग रही होगी, लंबी जरूर जा रही है। आगे सेल डिवीजन और बता देता हूं, बहुत जल्दी से कवर करने वाले हैं। दोस्तों मेरी कोशिश है एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा माल आपको दे दूं, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा मुझसे हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस खींचूं इसके ऊपर, या बहुत ज्यादा दिनों में आपको मटेरियल तैयार। अरे मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत बहुत सामान है, कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी भर भी पढ़ाता रहूंगा तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं नया सीखता रहूंगा। ठीक है, मुझे ये पढ़ाना है तो मैं सीख लूंगा उसको। ठीक है, जैसे मैं इसको बायोलॉजी को सीख के ही आपको पढ़ा रहा हूं, और सीख के पढ़ाना ज्यादा सुखद होता है क्योंकि उसमें कुछ गलतियां होने के चांस कम रहते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंस में ये है कि मैं इसको पढ़ा दूंगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें गलतियां हो जाती हैं, अपडेट नहीं रहते। तो मैं सारी अपडेटेड चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, सारी अपडेटेड जो एग्जाम्स में आई हुई हैं। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए सेल डिवीजन पढ़ा देता हूं। सेल डिवीजन आपको मोटे मोटे तौर पे पूरी तरह से बातें बता देता हूं। सेल डिवीजन टोटली क्यों होता है, केंद्रक, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? केंद्रक की। सेल डिवीजन केंद्रक से ही चलता है। किसी वैज्ञानिक ने बोला था, जो आपने स्लाइडर-स्वान ने पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा है कि जो हर जीव का जो निर्माण है, या हर जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और कोशिका बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती हैं। आगे कोशिकाओं का कब्रगाह भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो बनती रही, बिगड़ती रही। तो दोस्तों अब इनसे स्लाइडर-स्वान से पूछ लिया कि भाई वो बनती बिगड़ती तो रहती हैं, लेकिन अगर वो मरती हैं, कोशिका मरती हैं, तो वो कहां जाती हैं फिर मरने के बाद, ये तो बता दो। स्लाइडर-स्वान साहब अटक गए। वो भी तो बड़े लोग हैं, वो भी जो पूछे वैज्ञानिक की पूछताछ करते हैं। हम वाले तुम वाले कहां दिमाग में आएगी बात। अब मरी सेल तो वो गई कहां, तो वो अटक गए इस बात पे, इसलिए उनका नाम सेल डिवीजन में नहीं आता। तो सेल डिवीजन में नाम अलग अलग लोगों के आते हैं। किसके? सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को, क्योंकि उन्होंने बताया कोशिका विभाजन से ही नई सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी सी थ्योरी को चेंज कर दिया, और फिर आप आगे ये बातें आई निकल के। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को फ्लेमिंग और विर्चाउ ने 1855 में देखा था। बहुत अच्छी बात है, कोशिका विभाजन के कारण ही नई कोशिकाएं बनती हैं। बहुत बढ़िया, विभाजन नहीं होगा नई कोशिका नहीं बनेंगी। इंसान एक दिन खत्म हो जाए, कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो मरती रहेंगी, उनका निर्माण होता रहता है, इसलिए इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनका निर्माण ही अगर बंद हो जाए बनना, तो ये जो जितनी भी आपके अंदर कोशिका वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आप समय से पहले कहां पहुंच जाओगे आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आगे कोशिका विभाजन का गहन अध्ययन। दोस्तों इन्होंने फ्लेमिंग विर्चाउ ने देखा जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए। तो बेलर ने फिर स्पष्ट किया सारी चीजों को। क्या? कि कोशिका विभाजन एक प्रकार से नहीं, तीन तरीके से होता है। कौन कौन से तीन तरीके? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या है मैं मोटे तौर पे बता दूं। देखिए यह होता है एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, अंग्रेजी वालों के लिए। तो असूत्री जो विभाजन है, असूत्र माने गुणसूत्र, इसको गुणसूत्र से लो। अगर किसी सेल का हम विभाजन करें दो भागों में, तो इसमें जो गुणसूत्र और इसमें जो है वो अलग अलग पाए गए। दो भागों में किसी सेल को तोड़ा, ऐसे ही कहीं से भी दो भागों में, तो वो
उसका विभाजन दोनों भागों में अलग अलग मिला सेल का, इसलिए इसका नाम पड़ा असूत्री विभाजन। और ये किस में होता है? ये बहुत अल्प विकसित कोशिकाओं में होता है, जिन कोशिकाओं का विकास नहीं हुआ होता, बहुत छोटे छोटे जीवों में, जैसे जीवाणु। ये पूछा जाता है असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु में, नीलहरित शैवालों में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में और यीस्ट में। 5 चीजों में होता है। 5 के नाम रट डालो। जीवाणु, प्रोटोजोआ से तो हमारे रोग भी होते हैं बॉडी में, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मच्छर, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है ना। जीवाणु से, बैक्टीरिया से बहुत हैजा वैजा रोग होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल और अमीबा और यीस्ट ही तो बचे। तो दोस्तों इन 5 को याद रख लेना कि असूत्री विभाजन इन अविकसित कोशिकाओं में होता है और इन 5 में ही होता है असूत्री विभाजन। और ये कैसा है? सेल का विभाजन करें तो अलग अलग गुणसूत्र मिले हमें दोनों तरफ, दोनों ही विभाजित सेलों में। तो इस विभाजन में विभाजित हुई कोशिकाओं के जनक कोशिका से गुण नहीं मिलते। मतलब क्या हुआ कि ये जो देखिए ये 2 भाग बने कोशिका, एक ये बन गए, इससे काटा हमने 2 गोल भाग बन गए। कैसे बनेंगे जी गोल? ये तो अर्ध गोल, अरे ये बड़ी मुलायम होती है, ये बन गए, गोल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें इसके जो गुण थे, और इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, जनक, जिससे ये पैदा हुई दोनों, इनको बोलते हैं संतति सेल, मतलब डॉटर सेल। इन दोनों पुत्रियों में, डॉटर सेल, इन दोनों संतानों में इससे गुण अलग मिले, तो इसको असूत्री विभाजन कहा गया। इसलिए नाम पड़ा असूत्री। कोई सूत्र नहीं मिलता, कोई गुण नहीं मिलता। चलिए आगे, समसूत्री विभाजन, तो ये माइटोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। समसूत्री विभाजन को किसने नाम आता है इनका? फ्लेमिंग ने, वो तो किया ही था, फ्लेमिंग और विर्चाउ ने। तो बिल्कुल फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम इस विभाजन को देखा और 1882 में इसका नाम माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, तो 79 में देखा, नाम सोचते रहे क्या दूं, फिर विभाजित करके देखा कोशिका को, तो कोशिका 2 भागों में विभाजित करी इन्होंने, 2 भागों में टूटती है ये कोशिका। तो समसूत्री है, तो इसका मतलब समान गुण मिले होंगे। मतलब अगर इसमें 46 गुणसूत्र है ना, तो 23 इसमें गए, 46 ही इसमें गए और 46 ही इसमें गए, बिल्कुल बराबर गुण पहुंचे। आप क्या ऐसे कैसे चले जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। वो अब जैसे चुंबक है, तोड़ दो, तो दोनों में ये NS ध्रुव हैं, तो दोनों में भी तो NS ध्रुव बने ही रहेंगे। तो आधे आधी कर दी, उनमें भी तो NS ध्रुव रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसमें S रह जाएगा, उसमें एक और नया आ जाएगा। तो उसी तरीके से सेल को भी तोड़ा, 46 दोनों में गए। ठीक है, बहुत बढ़िया गए। और ज्यादा डिटेल में जाननी है तो फ्लेमिंग साहब रहे नहीं तो पूछवा भी देते। चलो, तो 46 गुणसूत्र 1882 में, मतलब समसूत्र क्यों बोला? क्योंकि समान सूत्र गए, समान गुणसूत्र गए दोनों में। 1882 में इसका नाम दिया था। चलिए, इस विभाजन में जनक कोशिका, पेरेंट सेल यही है जिसमें 46 देखे हमने, ये तो इंसान की कोशिका ली है ना हमने, से बनी दोनों संतति सेल, संतान, डॉटर सेल, है ना, के गुणसूत्र जनक के समान ही थे। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका, ओहो ये क्या नाम आ गया, सोमैटिक सेल, कुछ नहीं है। जो भी एक तो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है। 2 तरह की कोशिका मान सकते हो। रिप्रोडक्टिव सेलों से अलग जो भी सेल बच गई वो सब कायिक कोशिका होती हैं। अब ये कैसी कोशिका? देखिए, रिप्रोडक्टिव क्या होती है? जनन कोशिकाओं को रिप्रोडक्टिव कह सकते हो, तो उनको छोड़कर बाकी सब कायिक कोशिका। तो ये कायिक कोशिकाओं में ये विभाजन देखने को मिला। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये इंसानों के अंदर ही मिला। हाँ, इंसानों की कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इंसान के अंदर आप कहो आदमी में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री या असूत्री? तो दोस्तों आदमी के अंदर कौन कौन से विभाजन? असूत्री नहीं होता, असूत्री सिर्फ 5 में होता है, वो हमने पढ़ लिया। बाकी उसकी कायिक कोशिका में समसूत्री और जनन कोशिका में अर्धसूत्री। आगे पढ़ने वाला हूं जनन कोशिकाओं का। ठीक है, इस विभाजन को 5 चरणों में बांट सकते हैं। 5 चरणों में कैसे बांटा? अंतरावस्था, पूर्वावस्था, देखिए इंटरफेस, शुरुआत, एंट्री कर दी, शुरुआती फेस। फिर पूर्वावस्था कि भाई सबसे शुरू में क्या हुआ, पूर्वावस्था, पहले की अवस्था। पहली अवस्था ये तो एंट्री हुई, फिर शुरुआत हो गई, पहले की अवस्था, पूर्वावस्था हो गया। बीच में आगे 2 अवस्था ऊपर 2 नीचे, तो मध्यावस्था, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। प्रो माने प्री जैसे होता है पहले, ठीक है, प्रोकैरियोटिक भी पढ़ा था पहले, ठीक है। मेटा हो गया बीच में, आगे आ गया एना, पश्च,
मध्य के बाद तो पश्चावस्था ही आएगी, और अंत्यावस्था अंत में, टेलोफेज को अंत्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। 5 अवस्था कौन कौन सी हो गई? एक तो इंटरफेज जो शुरुआत करी, एंट्री करी, फिर प्रोफेज, याद कर लो ना, मैं बिगर देखे बोल रहा हूं, कभी सोच रहा हूं मैं देख के बोल रहा हूं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इसके बाद पश्चावस्था को एनाफेज बोलते हैं और टेलोफेज बोलते हैं अंत्यावस्था को। तो 5 अवस्था याद रख लेना। ये समसूत्री विभाजन में 5 अवस्था होती हैं। इनमें सबसे छोटी अवस्था पश्चावस्था होती है, और सबसे, देखिए पश्चावस्था ये सबसे छोटी होती है, ये भी ध्यान रखना, और अंत्यावस्था सबसे बड़ी, अंत में, ये तसल्ली में होती है ना, पूरी अवस्था खत्म ही हो रहे हैं, ले बड़ाई कर लें इसे, अब क्या थक रहे हैं। तो अंत्यावस्था को सोच लो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पश्चात, ये दोनों लगातार ही आ गई। ठीक है, छोटी ये और बड़ी अवस्था है, ये छोटी होती है 2 से 3 मिनट की होती है लगभग। ठीक है, तो चलिए ये विभाजन आपको समझ में आ गया, समसूत्री विभाजन। अब पढ़ लेना कहीं से भी, मजा ना आ जाए ना पढ़ने के, ये विभाजन कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, इन नोट्सों को बना लेना, सब चीज फीकी पड़ जाएगी इन नोट्सों के आगे। ठीक है, सब कुछ देसी अंदाज में दिया मैंने अपनी लैंग्वेज में, पर एक भी पॉइंट अलग नहीं है आपकी बुक से। ये देखिए अर्धसूत्री विभाजन, बिजमैन, 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं अर्धसूत्री विभाजन। एक तो कहता है बेचारा इन शुरू में देखा बिजमैन साहब ने, शुरू में तो इन्होंने ही देखा इस विभाजन को, फ्लेमिंग साहब नहीं देख पाए तो बिजमैन ने देखा, आगे स्ट्रॉसबर्गर ने इसका विस्तृत अध्ययन किया, और फॉर्मर और मूरे, तो इन्होंने नाम दिया था इसको मियोसिस। तो तीनों का नाम हो गया, फॉर्मर मूरे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्ट्रॉसबर्गर इनका विस्तृत अध्ययन है, बिजमैन ने यह विभाजन सर्वप्रथम देखा था। दोस्तों राइटिंग तो गंदी नहीं लगती आपको मेरी? अरे ये भाई क्या करें, ऐसी है, इससे बढ़िया मैं कर नहीं सकता। अब कहाँ बुढ़ापे में राइटिंग सुधरवाओगे तुम, चलो बूढ़ा नहीं हो वैसे, ये मजाक है। आगे, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, बता चुका हूं ऊपर, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अंग्रेजी वाले भी ध्यान रखें। यह विभाजन 2 चरणों में होता है। अब तक समसूत्री ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये 2 भागों में होता है। आपको समझा दूं, अगर मैं कहूं इसको अर्धसूत्री 1, इसको अर्धसूत्री 2, तो 2 भागों में विभाजन होता है। जो फर्स्ट भाग है, मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट का विभाजन कर रहा हूं, तो दोस्तों इससे 4 भागों में टूटता है अर्धसूत्री वाला, 4 भागों में विभाजन किया जाता है। बिल्कुल, ये जो बड़ी वाली सेल थी 46 वाली, तो दोस्तों ये ऐसे करता है अर्धसूत्री, ध्यान देना, अर्धसूत्री हर सेल के अंदर 23, इसलिए बताओ हर सेल के अंदर जो जनन कोशिका से और जो संतति डॉटर सेल जो है उसमें आधे हो गए कि नहीं हुए, इसलिए इसको अर्धसूत्री बोलते हैं। तो अर्धसूत्री फर्स्ट का आपको रीजन समझ में आ गया, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में अभी समझाऊंगा, पहले फर्स्ट की बात पूरी कर लेता हूं। तो इस विभाजन में जनक कोशिका 4 भागों में टूटती है और प्रत्येक भाग में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। वही बात बताई मैंने, 46 की 23 सब में होती है। अर्धसूत्री फर्स्ट की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? इंटरफेज को छोड़ के प्रो से शुरुआत करते हैं, बस बाकी सब समसूत्री की तरह ही है, 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये वही है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था। बस कौन सी नहीं है? जो शुरुआती फेज थी इंटरफेज, वो नहीं है। 4 अवस्थाओं में होता है और 4 भागों में टूटता है, 4 भागों में पूरा होता है ये सेल, इसका विभाजन अर्धसूत्री का। ठीक है, 2 में टूटता है ना, 46 ही आ जाते, फिर तो समसूत्री की तरह ही नहीं हो जाता। ठीक है, और असूत्री में जो टूटता है उसमें कोई इधर 20 पहुंच गए, इधर 26 पहुंच गए, ऐसे, इसलिए वो असूत्री होता है। तो ऐसे समझ सकते हो बात को। इसमें सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है। ठीक है, इसमें सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज हो गई, प्रोफेज, क्योंकि ये इंटर नहीं है ना, इंटर इससे पहले ही तो थी, उन दोनों की मिला के एक बन जाती, इसलिए सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं में होता है। अब अर्धसूत्री 2 पे आ जाओ। अर्धसूत्री 2 कैसा? बिल्कुल समसूत्री विभाजन याद कर लेना, वही होता है अर्धसूत्री 2। बस दोनों में फर्क क्या है कि ये तो जनन कोशिका में होता है
और वो होता है कायिक कोशिकाओं में। और क्या फर्क है कि ये 4 भागों में टूटता है, ये 4 भागों में टूटता है और समसूत्री मात्र 2 भागों में टूटता है। समसूत्र में दोनों में बराबर बराबर, इसमें सब में आधे आधे। तो 2 फर्क हो गए, ये जनन कोशिकाओं में और 4 भागों में टूटता है। बाकी 5 भाग ऐसे ही, 5 अवस्था, सब कुछ ऐसे ही होता है और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उन अन्य सभी गुण इस विभाजन के समसूत्री विभाजन के समान। समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा। हो तो बहुत लंबा गया, मुझे बहुत खेद है इस बात का, पर बहुत खुशी भी है कि एक वीडियो में इतना मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया कि आपके किताब के किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, आपके ज्ञान के विन्यास उड़ रहे होंगे, धज्जियां उड़ रही होंगी। समझ लो बहुत मजा आ रहा होगा, बिल्कुल एक एक बात दिमाग में बैठ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक शेयर आपसे चाहता हूं, कम से कम एक तो कर दो यार, ज्यादा नहीं तो एक तो कर सकते हो।